तो गाइज हमारा जो चैप्टर है वो है इशू ऑफ शेयर्स। कौन सा चैप्टर बेटा? इशू ऑफ शेयर्स। तो अभी हम इसको रिवाइज करने वाले हैं और सीबीएसई एग्जाम 2024 में ये चैप्टर बहुत बड़ी वेटेज रखता है, क्योंकि इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर दोनों ही चैप्टर 24 मार्क्स के आने हैं आपके क्लास 12th में, आपको पता है। तो ये चैप्टर से आपको एक बड़ा क्वेश्चन 110% देखने को मिलेगा 6 मार्क्स में, और छोटे छोटे क्वेश्चन वो अलग हैं ही, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज बेसिस हम 10 से 12 मार्क्स इसको दे रहे हैं, ठीक है। वेटेज जो दे रहे हैं ऑन एन एवरेज 10 से 12 मार्क्स का हम इसको रख रहे हैं। क्लियर है? चलिए जी। अब ये जो चैप्टर है बेसिकली है क्या, स्पीड थोड़ी सी तेज होगी, ठीक है, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड तेज होगी, लेकिन कंसेप्ट जो है आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। और जिसको अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे रोक दीजिएगा और पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इशू ऑफ शेयर्स। क्या नाम है? इशू ऑफ शेयर्स। और हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये ध्यान से देखें, यहां पर क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। किसके लिए पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अब कंपनीज के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, जो ये अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? कंपनीज के लिए। तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंपनीज। हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये कंपनी क्या है बेसिकली, ठीक है। क्लियर है जी? तो कंपनी, अच्छा आपको पता है जो कंपनी वर्ड है ये किन दो शब्दों से मिलकर के बना? ये एमसीक्यू भी कई बार पूछा गया है, तो इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। जो कंपनी वर्ड है बेटा, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। कितने वर्ड से मिलकर के बना हुआ है? दो। वे दो वर्ड कौन कौन से? ध्यान से समझिए। सबसे पहले आता है कॉम और फिर आता है पनीस, ठीक है। और ये जो दोनों वर्ड हैं ये एक्चुअल में लैटिन भाषा है, वहां के शब्द हैं, लैटिन लैंग्वेज के शब्द हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एमसीक्यू तो यहीं से बनना है, अगर बना तो, कि कंपनी जो वर्ड है वो ड्राइव कौन सी लैंग्वेज से हुआ है? तो कौन सी लैंग्वेज से हुआ है? लैटिन लैंग्वेज से। कहां से हुआ है? लैटिन लैंग्वेज से। और कंपनी जो वर्ड है वो किन दो वर्ड से मिलकर के बना है? दो वर्ड से, एक कॉम और एक पनीस। तो लैटिन में कॉम का मतलब क्या होता है, पनीस का मतलब क्या होता है, समझते हैं। तो कॉम का मतलब होता है बेटा टुगेदर। क्या मतलब होता है? टुगेदर। और पनीस का मतलब होता है ब्रेड। क्या मतलब होता है बेटा? ब्रेड। चलिए, तो टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, और पनीस का मतलब क्या? ब्रेड। ब्रेड मतलब रोटी। तो यहां पर लिटरली जो इसका मीनिंग निकलता है इन लैटिन लैंग्वेज, वो निकलता है एक साथ मिलकर के खाना खाना। एक साथ मिलकर के खाना खाना, रोटी खाना, एक साथ मिलकर के, ठीक है। क्लियर है? लेकिन आपको पता है अपने इंडिया में एक कहावत बोली जाती है कि रोटी खाने के लिए रोटी कमानी पड़ती है। रोटी खाने के लिए रोटी कमानी पड़ती है। अब जब रोटी कमानी पड़ेगी तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, मींस आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और जब बिजनेस करेंगे तो वो किस फॉर्म में करेंगे? आप कंपनी के फॉर्म में करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे? कंपनी के फॉर्म में करेंगे। क्लियर है या नहीं है? तो अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या अकेला कोई व्यक्ति कंपनी बना सकता है? नहीं। यहां पर डेफिनेशन में, मतलब यहां पर नाम में ही क्या है? टुगेदर, एक साथ मिलकर के। लेकिन हाँ, एक एक्सेप्शन है। एक तरीके की कंपनी होती है जिसके अंदर एक ही पर्सन मालिक होता है, वो कंपनी बना सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। वो एक्सेप्शन है, वो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे उसके बारे में भी। लेकिन ऑन एन मतलब टोटली अगर हम पढ़े टोटलिटी में, तो कंपनी जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, कॉम और पनीस। और ये कौन सी भाषा के शब्द है बेटा? लैटिन लैंग्वेज के। और इसका मतलब क्या होता है कि एक साथ मिलकर के खाना खाना, रोटी खाना। क्लियर है या नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, फटाफट से आ जाए मेरे पास। अच्छा, कंपनी जो है ये बनाया क्यों गया? ये कंपनी जो है ये कंसेप्ट लाया क्यों गया? तो देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फर्म, इस तरीके के हमने पढ़े हैं पहले भी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है उसके अंदर एक ही व्यक्ति होता है, वही पैसा लगाता है, वही सारा मैनेजमेंट देखता है, वही सारा कंट्रोल देखता है, वही सारे अफेयर्स को मैनेज करता है। जो भी रिस्क प्रॉफिट जो भी होगा वो अकेले को होगा। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, जब तक एक आदमी को, एक व्यक्ति को प्रॉफिट होता रहता है, लाभ होता रहता है, तब तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ह्यूमन टेंडेंसी है, क्या दिक्कत है? एंजॉय कर रहा है वो सारा प्रॉफिट। लेकिन जैसे ही लॉस होगा या जैसे ही रिस्क आएगा तो उस अकेले को प्रॉब्लम होने लगेगी। क्लियर है कि नहीं है? वो अकेला कहां तक उस लॉस को बियर करेगा? तो जब लॉस बियर करने की बात आती है तो वो परेशान हो जाता है। उस केस में सुसाइड केसेस ज्यादा होने लगे थे। तो हमारे यहां पर बोला गया कि नहीं भैया, एक व्यक्ति जो है बिजनेस को चलाने के लिए उतना सक्षम नहीं। और वैसे भी आप प्रैक्टिकली भी बात करें तो एक व्यक्ति है वो मैनेजमेंट संभालेगा, अकाउंट संभालेगा, टैक्सेशन संभालेगा, लॉ का पार्ट संभालेगा, या फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट देखेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा, बाहर की फील्ड को देखेगा, या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो सारे एफर्ट्स लगाए, क्या करेगा? मार्केटिंग देगा। एक व्यक्ति के मतलब सारी परफेक्शन थोड़ी होती है उसके अंदर, कुछ ना कुछ लूप होल्स तो होंगे हर किसी के अंदर। सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, तो लूप होल्स भी हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो अब वो एक व्यक्ति जो है वो सारे काम नहीं कर सकता, तो उसको बहुत सारे व्यक्तियों की जरूरत होती है जो मिलकर के काम करें। क्लियर है कि नहीं है? तो वहां पर पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लाया गया। पार्टनरशिप हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, पार्टनरशिप क्या है, कैसे उसमें ट्रीटमेंट होते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा जो है वो पार्ट्स अलग हो जाता है, क्या पार्टनर बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। तो पार्टनरशिप में भी बहुत सारे जो है डीमेरिट्स हैं, बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। तो उन डीमेरिट्स को दूर करने के लिए कंपनी जो है बनाई गई। उन डीमेरिट्स को दूर करने के लिए क्या बनाई गई? कंपनी। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, क्लियर है? चलिए जी। तो कंपनी जब
फ्रेम में आती है तो एक लॉ सामने आता है, एक एक्ट सामने आता है, और उस एक्ट का नाम है बेटा जी, उस एक्ट का नाम है द कंपनीज एक्ट। द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट नहीं रे, द कंपनी, क्योंकि बड़ा है ये, द कंपनीज एक्ट 2013 फिलहाल जो चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 2013, ठीक है। हालांकि अपडेटेड भी हो चुका है, अमेंडमेंट भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013, क्लियर है। तो जब भी कंपनी वर्ड पढ़ते हैं तो कंपनी के ऊपर कौन सा लॉ या कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, द कंपनीज एक्ट 2013, क्लियर है या नहीं है। तो अगर आपसे कोई बोले कंपनी, तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि इसके ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, कंपनीज एक्ट 2013, अगर वो इंडियन कंपनी है तो, ठीक है कि नहीं है। चलो ये भी देखते हैं आगे। तो अब देखो, एक आपको यहां पर डेफिनेशन दी गई है, क्या, ध्यान से सुनिए, अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। और यहां लॉ, ये जो लॉ की बात की गई है, ये लॉ कौन से की बात की गई है, द कंपनीज एक्ट 2013 की, और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। चलिए जी, ओके, यहां तक समझ में आ गया। तो कंपनी जो है वो फॉर्म की जाती है कौन से एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले के कंपनीज एक्ट में। जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 से पहले एक कंपनीज एक्ट हुआ करता था 1956, कौन सा हुआ करता था, 1956, कंपनीज एक्ट 1956। उससे पहले भी हमारे पास कंपनीज एक्ट हुआ करते थे। क्योंकि आप एक बात बताओ, रिलायंस कंपनी, क्या रिलायंस कंपनी 2013 में बनी होगी, नहीं, वो तो पहले ही बनी होगी ना, पहले की कंपनी है, तो क्या वो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी, नहीं, पहले के किसी कंपनी लॉ में बनी होगी। आईटीसी की बात करें, टाटा, ठीक है, तो ये जो कंपनीज हैं ये तो 2013 से बहुत पहले की हैं, तो वो पहले के कंपनी लॉ में बनी होंगी, क्लियर है कि नहीं है। तो वैसे ही बेटा जी हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 तो हम आज की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हमारे पास कंपनीज एक्ट रहे होंगे, तो अगर उनमें कोई कंपनी बनी है तो वो भी कंपनी कहलाएगी, और जो आज कंपनीज एक्ट 2013 में बन रही है तो वो भी कंपनी ही कहलाएंगे, क्लियर है या नहीं है। तो यहां पर कौन से लॉ की बात करी जा रही है बेटा जी, कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले के कोई कंपनीज एक्ट हो, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। इसकी तसल्ली करूंगा मैं, आ रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है जी। चलिए जी, एक लॉर्ड जस्टिस हुए, कौन हुए बेटा जी, लॉर्ड जस्टिस। अब लॉर्ड जस्टिस दो जो थे, जस्टिस मतलब न्यायाधीश, ठीक है, जस्टिस मतलब, और उनका नाम था लिंडले, क्या नाम था, लिंडले। तो लॉर्ड जस्टिस लिंडले, उन्होंने जो कंपनी की डेफिनेशन दी वो क्या दी, उन्होंने कहा इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ, ये पर्संस का क्या है, एक एसोसिएशन है, ग्रुप है, समूह है। क्या बोला इन्होंने कि ये क्या है, पर्संस का ग्रुप या फिर समूह, एसोसिएशन है, हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर अ सम कॉमन पर्पस। इन्होंने कहा, किसने कहा, लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने क्या कहा कि भैया ये कंपनी वंपनी कुछ नहीं है, ये क्या है, एकमात्र ग्रुप है पर्संस का, क्या है, ये एक ग्रुप है जो क्या करता है, जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है, क्या कंट्रीब्यूट करता है, पैसा, मनी कंट्रीब्यूट करता है। और अगर मनी नहीं है तो मनी के जैसा कुछ, मनी के जैसा कुछ, यानी स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल, कुछ भी, एनीथिंग एल्स जो कि मनी की वैल्यू को, वर्थ को रख सके, तो मनी या फिर मनी की वर्थ को रख सके, ऐसी कोई चीज वो लाते हैं साथ में, उनको कंट्रीब्यूट करते हैं और एक कॉमन पर्पस के लिए करते हैं, एक कॉमन पर्पस के लिए। अब कॉमन पर्पस क्या होगा यहां पर बताइए, कॉमन पर्पस क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग या नहीं होगा। चलिए जी, हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी, मेनली बिजनेस, क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली यहां पर बिजनेस। अब बिजनेस में दो चीजें होनी जरूरी है, एक बिजी, एक बिजी और एक नेस, दो चीजें होनी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बिजी का मतलब क्या, व्यस्त रहना, नेस का मतलब क्या, कंप्लीटली, अगर किसी काम में आप कंप्लीटली व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस। लेकिन इसके साथ साथ एक यहां पर बहुत ही सुंदर एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। ये प्रॉफिट इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब एट्रीब्यूटेबल है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है यहाँ पर, प्रॉफिट। तो किसी काम में अगर व्यस्त है पूरी तरह से और आपका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस। तो ये भी किसके लिए होगा, कॉमन पर्पस क्या होगा यहाँ पर, बिजनेस। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, आगे क्या कहता है, प्रोफेसर हैने हुए, कौन हुए, प्रोफेसर हैने। प्रोफेसर हैने ने कहा कि कंपनी क्या है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्या कहा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, नॉट अ नेचुरल पर्सन। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब समझते हो, नकली व्यक्ति, जैसे एक ओरिजिनल ज्वेलरी होती है, एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है या नहीं है। वैसे ही क्या है, ओरिजिनल ज्वेलरी क्या मतलब है, ज्वेलरी बिल्कुल असली है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, वो लगती ओरिजिनल जैसी है लेकिन ओरिजिनल नहीं होती, क्लियर है। वैसे ही ये जो कंपनी है ना, ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, ये लगती है एक पर्सन जैसी, इसके पास कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज ऐसे होंगे जो बिल्कुल नेचुरल पर्सन या नॉर्मल पर्सन जैसे होंगे, लेकिन ये नेचुरल पर्सन नहीं है। क्या है ये, आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है बेटा, क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय
चलिए फटाफट से बोलिए, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ, क्रिएटेड बाई लॉ। अच्छा कौन से लॉ से बनी होंगी? कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। पिछले कोई भी कंपनी लॉ होंगे तो उसमें भी 1956 हुआ, उससे पहले के हुए, ठीक है। हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। फटाफट से आ जाओ, चलो इसमें अंडरलाइन करेंगे, दिमाग लगाओ यहां पर। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। फटाफट से बोलो, अ कंपनी इज एन artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal। क्लियर है कि नहीं है? ये डेफिनेशन किसने दी थी? प्रोफेसर हैने ने। किसने दी थी? प्रोफेसर हैने ने। क्लियर है कि नहीं है? चलिए फटाफट से आ जाइए। अब आते हैं हम, ये डेफिनेशन हमने दो पढ़ ली, इन दो में से जो भी आपको डेफिनेशन अच्छी लगे, सुंदर लगे, उसको आप याद कर लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है कि नहीं है? हालांकि मैंने दोनों ही आपको समझा दिए हैं, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करें, मतलब क्या? विशेषता। कंपनी की विशेषता क्या है? ऐसे गुण जो सिर्फ कंपनी में पाए जाते हैं और कहीं पाए ही नहीं जाते, वो क्या बोलते हैं? फीचर्स ऑफ कंपनी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। क्लियर है कि नहीं है? चलिए फटाफट से देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स दोनों अलग अलग हैं। कंपनी और कंपनी के मेंबर्स, इसी को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। चलिए लेट मी टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए अगर रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के अंबानी साहब जो हैं वो मेंबर हैं और अंबानी साहब ने किसी का मर्डर कर दिया, तो अब केस कंपनी पे होगा, रिलायंस कंपनी पे, या फिर अंबानी साहब पे? अंबानी साहब पे, ना कि पूरी कंपनी पे। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब कंपनी अलग और अंबानी साहब अलग है। अच्छा दूसरी चीज, रिलायंस कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे नहीं कर रही, 4 महीने हो गए, एम्प्लॉयज केस करना चाहते हैं, किसके ऊपर करें? अंबानी साहब के ऊपर या फिर रिलायंस कंपनी के ऊपर? रिलायंस कंपनी के ऊपर। इसका मतलब क्या है? रिलायंस कंपनी अलग है और अंबानी साहब अलग है। क्लियर है कि नहीं है? बात क्लियर है? तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट समझ में आ गया क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? कंपनी अलग है और मेंबर अलग है, तो कंपनी की लीगल पोजीशन अलग है इन द आईज ऑफ लॉ और मेंबर्स की लीगल पोजीशन अलग है इन द आईज ऑफ लॉ। बात क्लियर है या नहीं है? दूसरा, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई? सुनो ध्यान से। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कंपनी में मेंबर्स आएंगे जाएंगे, मरेंगे गिरेंगे, पागल हो जाएंगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी में मेंबर्स से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है या नहीं है? बोलो। अच्छा आपको एक चीज पता है भाई, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी पक्की है कि नहीं है? इस संसार में जिस चीज का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु पक्की है या नहीं है? क्लियर है? तो अब कंपनी का जन्म कैसे हुआ था? कंपनीज लॉ, कंपनी लॉ से, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 रहा हो, चाहे फिर उससे पहले के कंपनीज एक्ट रहे हो, तो किससे जन्म हुआ कंपनी का? कंपनी लॉ से। तो मृत्यु भी कैसे होगी? कंपनी लॉ से। अरे हम बने किससे हैं? मिट्टी से। मिलेंगे भी किसमें? मिट्टी में। मरने के बाद क्या बन जाएंगे? मिट्टी। क्लियर है कि नहीं है? तो वैसे ही कंपनी का जन्म किससे हुआ? कंपनी लॉ से। तो कंपनी का मृत्यु भी कैसे होगी? कंपनी लॉ से। क्लियर है या नहीं है? जब तक चल रही है जब तक बहुत बढ़िया है, जब मरेगी तो कहां से मरेगी? कंपनी लॉ से। उसका अंतिम संस्कार कंपनी लॉ करेगा। बात क्लियर? क्लियर है या नहीं है? ओके। उसके बाद आता है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी। क्या आता है? लिमिटेड। अच्छा कंपनी में विशेषता यही होती है कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। लिमिटेड कहने का मतलब क्या? देखो हमारे इंडिया में जो भी कंपनी होती है उसके नाम के पीछे क्या लिखा होता है? लिमिटेड। चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो, चाहे वो इंडिया लिमिटेड लिखा हो या पब्लिक लिमिटेड, लेकिन लिमिटेड बड़ा आपको दिखाई देता है LTD डॉट लिमिटेड। तो उसका मतलब सीधा सीधा सा है कि वो ऐसी कंपनी है जिसके अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है बेटा जी? लिमिटेड। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। मतलब क्या है कि अगर लॉस हुआ तो उसकी पर्सनल असेट भी टेक ओवर की जा सकती है, उसके बीवी बच्चे बर्तन वर्तन सब बिक जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन अगर कंपनी में बात करें तो कंपनी में अगर मेंबर है तो उसकी लायबिलिटी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ उसके शेयर होल्डिंग तक होगी, उसकी शेयर होल्डिंग तक, उसकी कंट्रीब्यूशन तक, जितना उसने पैसा लगाया बस उतना, इससे ज्यादा नहीं। उसके बीवी बच्चे घर बार बर्तन वर्तन सब सेफ है, वहां तक नहीं जाएगी बात। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? हाँ जी। लिमिटेड है। डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर तो एम्प्लॉय होता है ना दोस्त, डायरेक्टर मेंबर थोड़ी होता है, डायरेक्टर तो एम्प्लॉय होता है। ठीक है चलिए जी। उसके बाद यहां तक समझ में आया कि नहीं आया लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब? उसके बाद आता है बेटा कॉमन सील। क्या आता है? कॉमन सील। कॉमन सील का सीधा सीधा सा मतलब है स्टैंप। क्या मतलब है? स्टैंप। पता है स्टैंप का मतलब? पता है? ठप्पा।
पीके में बोलता ना अरे ठप्पा किधर है, वही है ये, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक नेचुरल पर्सन है, अगर उसको किसी पे अपना ऑथेंटिकेशन देना है या अपना राइट, अपनी कोई जिम्मेदारी बतानी है, उसको अधिकार दिखाना, तो किससे दिखाता है वो? अपने सिग्नेचर से। अगर वो किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर दे तो इसका मतलब होता है कि वो उसको वेरीफाई कर रहा है एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। क्लियर है कि नहीं है? वैसे अब कंपनी, यार कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके हाथ पैर तो है नहीं कि साइन कर दे, लेकिन अधिकार तो है उसके पास, वैसे ही है जैसे कि नेचुरल पर्सन के पास है या नहीं है? तो अब वो क्या करे किसी चीज को वेरीफाई करने के लिए, तो उसके पास क्या होती है? स्टैंप। उसके पास क्या होती है? स्टैंप। तो वो उस पर स्टैंप कर देती है, ठीक है, कॉमन सील का मतलब। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है जी? तो ये भी एक इसकी विशेषता है कि ये बिल्कुल सिग्नेचर की तरह काम करती है। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखो कंपनी में जो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो डिवाइडेड होती है शेयर्स में, छोटे छोटे हिस्सों में। शेयर्स का मतलब होता है अंश, हिस्सा। तो ये छोटे छोटे हिस्सों में जो है ना वो सेग्रीगेट होती है, मतलब डिवाइडेड होती है। क्लियर है? क्लियर है जी? अभी इनके बारे में और भी ब्रीफ में पढ़ेंगे और विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। ऑनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। ऑनरशिप, मैनेजमेंट, क्लियर है कि नहीं है? मैनेजमेंट हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख रहे हो, मैनेजर देख रहे हो, लेकिन ऑनरशिप अलग है। क्लियर है मेरी बात या नहीं है? स्टेक होल्डर अलग है और कंपनी के डायरेक्टर्स अलग है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक और विशेषता है, उसको आप एड ऑन कर लीजिएगा। कंपनी कैन स्यू और कंपनी कैन बी स्यूड। कंपनी के ऊपर केस हो सकता है और कंपनी केस भी कर सकती है। कंपनी के ऊपर केस हो सकता है और कंपनी भी किसी के ऊपर केस, मतलब कोई बाहर का व्यक्ति कंपनी पे केस कर सकता है? हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है? हाँ कर सकती है ना, बहुत सारे हमने देखे ना, कंपनी के केसेस वगैरह आपने सुने होंगे। तो कंपनी के ऊपर केस किया भी जा सकता है और कंपनी केस कर भी सकती है। क्लियर है या नहीं है? यहां तक समझ में आ गया? फटाफट से एक बार मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को रिवाइज कर लीजिए अभी। ओके चलिए जी, नेक्स्ट आता है बेटा आपका काइंड्स ऑफ कंपनी। क्या मतलब होता है काइंड्स ऑफ कंपनी? मतलब क्या कंपनी कितने तरीके की होती है। हालांकि कंपनी बहुत ज्यादा तरीके की होती है, लेकिन आपके सिलेबस में बस यही है, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा होती है लेकिन आपके सिलेबस में यही है। तो यहां पर बेसिकली देखो 3 तरीके की कंपनी आपको शो करी है। एक करी गई है अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है कि नहीं है? क्लियर है? चलो जी, मैं इसको 2 पार्ट्स में बांटता हूं, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी। और लिमिटेड कंपनी को फर्दर में 2 पार्ट्स में बांटता हूं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को फर्दर में 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है जी यहां तक? चलिए जी, तो कंपनी जो है हमारी कुल मिलाकर के आपके चार्ट में दिखाई दे रहा है साफ साफ, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो होती है वो 3 तरीके की होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। क्लियर है या नहीं है? अनलिमिटेड कंपनी कहने का मतलब क्या है? जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो फिर क्या फायदा? जब कंपनी में भी आकर के लायबिलिटी अनलिमिटेड रखनी है तो पार्टनरशिप फर्म ही ज्यादा बेटर थी। पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर की लायबिलिटी क्या थी? यहां पर आकर के कंपनी भी बनो, कंपनी के सारे रूल रेगुलेशन भी मानो, आरओसी साहब भी आकर के हम पे चढ़ जाएंगे, तो फिर फायदा क्या? इससे अच्छा क्या है भैया, अपनी औकात में रहो पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो, ठीक है, तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। तो इन्होंने बोला कि अनलिमिटेड कंपनी भैया हमारे यहां तो चलती नहीं है सर, खत्म है कहानी। क्लियर? नेक्स्ट मूव कर जाओ, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब क्या है कि कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, गारंटीड अमाउंट तक। कहां तक? मतलब जितनी गारंटी दी है ना सिर्फ वहीं तक क्या होगी लायबिलिटी। अगर बोला तेरी लायबिलिटी 10,000 रुपए की होगी और कंपनी को 10 करोड़ का नुकसान हो जाए तो आपसे कितने लिए जाएंगे भाई साहब? 10,000। उससे मतलब नहीं है कंपनी को कितना भी लॉस क्यों ना हो जाए। क्लियर है या नहीं है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डिंग तक होगी। कितने तक होगी? शेयर होल्डिंग कहने का मतलब जितने उनके पास शेयर हैं उससे ज्यादा नहीं होगी। शेयर की जो वैल्यू है उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होगी। लेट्स सपोज मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा है, 10 रुपए का है, कंपनी को 10 करोड़ का नुकसान हो गया, हालांकि मैं शेयर होल्डर हूं, मैं मालिक हूं, कितने रुपए का? 10 रुपए का। तो कंपनी मेरे से कितने रुपए मांगेगी? सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए, इससे ज्यादा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए जी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में 3 तरीके की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। फटाफट बोलो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1%। समझ में आ गया कि नहीं आया? एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। प्राइवेट कंपनी पे आ जाएं, कहां पर? प्राइवेट कंपनी। चलिए जी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? तो एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन नंबर क्या है? 2 क्लॉज नंबर 68 किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का। वो बताता है प्राइवेट कंपनी क्या है, वो बताता है प्राइवेट कंपनी क्या है। तो भैया प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके एओए में, किसमें?
AOA क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके अंदर लिखा हुआ है कि उसके शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, उसके शेयर ट्रांसफर, इसका मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर। उसके बाद उसके जो मेंबर्स हैं उनके मैक्सिमम लिमिट होगी 200। कितनी होगी मैक्सिमम लिमिट? उससे ज्यादा नहीं मालिक। और पब्लिक से तो पैसा ले ही नहीं सकते, क्यों? प्राइवेट है ना यार, पब्लिक से पैसा ना शेयर के रूप में ना कोई और सिक्योरिटीज के रूप में। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? चलिए जी। और इस कंपनी के यानी प्राइवेट कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा हुआ होता है। कौन सा वर्ड लगा हुआ होता है? प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, लोग बड़े चालाक है, वो क्या कहते हैं कि नहीं हम प्राइवेट लिमिटेड पूरा नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे? पीवीटी एलटीडी। कई लोग और उस्ताद है, वो कहते हैं हम लिखेंगे पी और एलटीडी। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? तो आप लोगों को पहचान लेना भाई, तू कितना भी चालाक बन ले, हमसे ज्यादा चालाक नहीं। वी आर द प्रोफेशनल, हमने इसकी पढ़ाई करी है, हमने इसको बारीकी से समझा है कि ये प्राइवेट कंपनी है। क्लियर है या नहीं है? आपको ये दिखा मिलेगा, आपको ये लिखा दिखा मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वो ऐसा इसलिए लिखते हैं ताकि जिनको ज्ञान नहीं है वो बेवकूफ बन जाए। ठीक है, चलिए जी। पब्लिक कंपनी, अब आता है क्या बेटा? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कहां दी थी? सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 68। इसकी डेफिनेशन कहां है? सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 71। आपको मैं बताता हूं, किसी भी लॉ को पढ़ लो 95% सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशन ही बताता है। किसी भी लॉ की बात कर लो, कंपनी लॉ की बात करो, इनकम टैक्स लॉ की बात करो, कस्टम की बात करो, जीएसटी की बात करो, या फिर आप मतलब हिंदू लॉ की बात करो, मुस्लिम लॉ की, किसी भी लॉ की बात करो, सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशंस बताई जाती है वहां पर। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 71 क्या बताता है हमें? पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी का मतलब सीधा सा है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया यहां तक? तो पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या है? पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी क्या है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। इन्होंने बोला दो लोगों को, राहुल यहां, ठीक है, और भैया रोहित तुम भी यहां हो। तो मैंने बोला राहुल कौन है? कह रहे जो रोहित नहीं है। मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है यार ये तो। फिर रोहित कौन है? फिर उन्होंने बताया रोहित वो है जो क्रिकेट नहीं जो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, और बैटिंग करता है। राहुल कौन है? जो रोहित नहीं है। और रोहित को मैंने पूछा रोहित कौन है, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि जो राहुल नहीं है, उन्होंने बोला कि भैया रोहित जो है वो क्रिकेट खेलता है और बैटिंग करता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिकेशन बताई। लोअर टी शर्ट पहनता है, शूज पहनता है, छोटे छोटे बाल हैं, रंग गोरा है, ठीक है, और मतलब मोटा है, तगड़ा है, इस तरीके से उसका स्पेसिफिकेशन बताया। क्लियर है या नहीं है? वैसे ही इन्होंने प्राइवेट कंपनी के स्पेसिफिकेशन बताए। पब्लिक कंपनी के स्पेसिफिकेशन सिर्फ किसके बताए? प्राइवेट कंपनी के। अब पब्लिक कंपनी के बारे में क्या बोला? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब डिफरेंस समझते हैं बेटा। ये डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। चलिए जी फटाफट आ जाओ मेरे साथ। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर चाहिए 2। मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। ये पता था या नहीं पता था? मिनिमम मेंबर कितने चाहिए प्राइवेट कंपनी में? 2 और मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम चाहिए 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है कि नहीं है? फटाफट। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम। क्लियर है? 4 एमसीक्यू तैयार, 4 एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं यहां से। मिनिमम, मैक्सिमम, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। क्लियर है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट बेटा। प्राइवेट कंपनी क्या शेयर इशू कर सकती है पब्लिक में? नहीं कर सकती, अभी बताया था। तो इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स। लेकिन पब्लिक कंपनी इट कैन इनवाइट, वो इशू कर सकती। क्लियर है या नहीं है? चलिए जी, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स है वो ट्रांसफर, वहां पर रिस्ट्रिक्शन है। क्या है? लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रांसफर हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, पब्लिक कंपनी का शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। ओके, उसके बाद बेटा जी अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें, किसकी? प्राइवेट कंपनी, तो उसके अंदर आर्टिकल जो है वो नेसेसरी है, मैंडेटरी है बनाना, यानी एओए बनाना मैंडेटरी है, बिना उसके प्राइवेट कंपनी बनेगी नहीं। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो एओए बनाना जरूरी तो है, लेकिन उतना भी जरूरी नहीं है। अगर नहीं बनाई तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वहां पर आरओसी साहब जो है एक्शन लेंगे और वो कहेंगे ठीक है रे, तू अगर एओए नहीं लेके आया, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेकर के
नहीं आया तो तुझे हम रजिस्टर्ड तो कर देंगे, तुझे हम रजिस्टर तो कर देंगे, लेकिन तेरे ऊपर जो रूल रेगुलेशन लग जाएंगे वो लग जाएंगे टेबल नंबर एफ ऑफ शेड्यूल फर्स्ट, किसके अंदर, कंपनीज एक्ट 2013। सर शेड्यूल ये क्या होता है, तो भैया सुन लो मेरी बात ध्यान से, कंपनीज एक्ट 2013 जो है, कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 बाबू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इसके अंदर कुल मिलाकर के 7 शेड्यूल्स हैं। कितने शेड्यूल है बच्चा, 29 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं, 29 चैप्टर्स, और कुल मिलाकर के 470 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं, क्लियर है या नहीं है। तो कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है, चैप्टर्स में डिवाइडेड है, सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो कितने शेड्यूल्स हैं इसके अंदर, कुल मिलाकर के 7। कितने शेड्यूल है, तो शेड्यूल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो शेड्यूल नंबर फर्स्ट जो है उसके अंदर टेबल्स गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो टेबल नंबर एफ, टेबल नंबर, उसके प्रोविजन लागू हो जाएंगे अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना करके नहीं गए तो। इन विच केस, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी मतलब लेट्स सपोज मैं प्राइवेट कंपनी, ठीक है, बनना चाहता हूं, मैं आरओसी के पास गया, किसके पास, आरओसी, फुल फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास गया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सामने बैठे, मैंने बोला मालिक रजिस्ट्रेशन लेना है, किसका, कंपनी का। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा ला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दे। मैंने कहा अच्छा वो भी होता है, वो नहीं है मेरे पास, आधार कार्ड है लो। उन्होंने कहा पागल हो गया क्या तू, आधार कार्ड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंडेटरी है, निकलो यहाँ से, चलो पहले क्या लेकर के आओ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तभी हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन, क्लियर है या नहीं है। मैं दुखी होकर के आ गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनवाया, फिर जो दोबारा उसके पास गया, मैंने बोला आरओसी साहब ये रहा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लो बनाओ। फिर कहा ठीक है अब बना देते, क्लियर है या नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर मैं कौन होता, पब्लिक कंपनी, मैं किसके पास गया, आरओसी के पास, फुल फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मैं गया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मैंने कहा मालिक रजिस्ट्रेशन चाहिए, कह रहा ठीक है कौन हो, क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा पब्लिक कंपनी बनना चाहते हैं। तो ओहो तुम तो बड़े हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने बोला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मैंने बोला नहीं है, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो बड़े आदमी हो ना, सीधा कंपनीज एक्ट फॉलो करो, चलो ठीक है। कौन सा, तुम्हें रजिस्ट्रेशन दे देंगे, हाँ दे देंगे, ठीक है रजिस्ट्रेशन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। कौन से रूल रेगुलेशन लग जाएंगे, टेबल नंबर एफ, शेड्यूल नंबर फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2000। क्लियर है मेरी बात या नहीं है, समझ में आ गया यहाँ तक बेटा जी, ओके। कह रहा है कि चलिए जी अब डायरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर होने जरूरी है, कम से कम 2 डायरेक्टर होने जरूरी है। और अगर बात करी जाए पब्लिक कंपनी की तो ज्यादा कम से कम कितने होने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स, कम से कम कितने, सर मैक्सिमम की तो लिमिट ही नहीं दी यहाँ, तो मैक्सिमम मैं बता देता हूँ 15 हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सबको बना दोगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 15, ये लेटेस्ट अभी अमेंडमेंट है वो बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ये नहीं है, सिर्फ मिनिमम का पूछा गया है। डायरेक्टर कितने हो सकते हैं मिनिमम, प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक में 3, क्लियर है कि नहीं है। चलिए उसके बाद कह रहा है जी प्राइवेट कंपनी के केस में नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना अनिवार्य है, और अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो सिर्फ क्या आएगा, लिमिटेड, क्या आएगा, लिमिटेड। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया बेटा जी, कोई दिक्कत यहां तक, पक्का। तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी समझ में आ गया, ओके। तीसरी कौन सी थी, लिमिटेड बाय शेयर्स में 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी, फुल फॉर्म बोलो फटाफट से, 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन, नाम ही बता रहा है 1 पर्सन कंपनी, मतलब कितना पर्सन होंगे इसके अंदर, 1। अब बात आती है भैया ये जो 1 पर्सन है ये कौन होना चाहिए, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 62, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो हमें बताता है कि भैया ये जो 1 पर्सन कंपनी है कौन बना सकता है, कैसे बना सकता है, कब बना सकता है, क्लियर है कि नहीं है। तो ये कहता है जो वो पर्सन है ना वो कौन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन, कौन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं। मतलब एक कंपनी है अगर वो 1 पर्सन कंपनी बनाना चाहे तो नहीं बना सकती मालिक, कौन चाहिए, राम श्याम सुरेश महेश सलमान खान शाहरुख खान, ये चाहिए, ठीक है। नेचुरल पर्सन, ब्लड और फ्लैश, ठीक है, जिनके ब्लड और फ्लैश हो, खून हो, शरीर हो, आत्मा ना हो, मतलब आत्मा तो ऑलरेडी अंदर ही होगी ना, ठीक है, मतलब प्रेत आत्मा ना हो, क्लियर है कि कभी आ जाए कि हाँ हम भी बनाएंगे, स्त्री हैं हम, ओ स्त्री कल आना ठीक है, तो वो भी कहने लगे हम भी बनाएंगे, तो वो नहीं बना सकती, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। कौन होना चाहिए भाई, नेचुरल पर्सन, समझ में आ गया कि नहीं आया, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। दूसरी बात वो पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वेस्ट इंडीज का नहीं चले, क्रिस गेल आ जाए वो कहेगा हम बनाएंगे जी, हालांकि उसकी शक्ल देख करके तो आदमी कह ही देगा कि बना ले भाई,
तेरी बॉडी इतनी तगड़ी है, मार देगा तो खा जाएगा मैं ठीक है, डर करके बेशक बोल दे, लेकिन इंडियन सिटीजन होना चाहिए भाई। कौन होना चाहिए? इंडियन सिटीजन। पहली कंडीशन क्या? वो पर्सन कौन होना चाहिए? नेचुरल पर्सन। ठीक है, दूसरी चीज क्या? वो कौन होना चाहिए? श्रीलंका का, वेस्ट इंडीज का नहीं, पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं चलेगा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए मालिक। क्या होना चाहिए? चलिए मेरी बात सुनिए ध्यान से बेटा, सिटीजनशिप अलग है, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग है। सिटीजनशिप अलग है, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग है। हो सकता है कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन हो, लेकिन हो सकता है कि वो रेजिडेंट ना हो, ये भी हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। क्लियर है कि नहीं है? इंडिया का सिटीजन तो है, लेकिन हो सकता है वो इंडिया का रेजिडेंट ना हो। अब रेजिडेंट कौन होता है? तो ये बताता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर वो बताता है हमें कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा किसी भी पर्सन का। तो सेक्शन नंबर 6 है, सब सेक्शन नंबर 1 है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो हमें बताता है कि एक इंडिविजुअल या फिर एक जो नेचुरल पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रेजिडेंट होगा या नहीं होगा। तो वो सबसे पहले कहता है, पहली कंडीशन ये है कि भैया वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या फिर उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो। अगर स्टे इन इंडिया 182 डेज और ज्यादा है उस पर्सन का प्रीवियस ईयर में, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, अदरवाइज रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर है? ये एक बेसिक कंडीशन है। इसके साथ साथ अगर कोई कंडीशन ये फुलफिल नहीं करता, कोई पर्सन है जो ये कंडीशन फुलफिल 182 डेज वाली, तो एक और कंडीशन है बेसिक कंडीशन में ही, मतलब रेजिडेंट होने के लिए एक और कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा हो कम से कम या ज्यादा, और साथ ही साथ पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा रहा हो। दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी कर देगा तो वो पर्सन क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। अदरवाइज क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। क्लियर है कि नहीं है? तुम अभी बस इतना याद रख लो 182 डेज वाला, कि रेजिडेंट कब बनेगा? जब वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज कम से कम रहा होगा इंडिया के अंदर। क्लियर है कि नहीं है? तो मैं रेजिडेंट हूं या नहीं हूं? कभी बाहर ही ना गई, यही है इंडिया में। ठीक है, तो 182 डेज से ज्यादा ही रह रहा हूं मैं भाई प्रीवियस ईयर में भी। क्या मैं इंडिया का सिटीजन हूं? हाँ बिल्कुल, और बांग्लादेश का लगता हूं मैं। ठीक है, इंडिया का सिटीजन हूं, रेजिडेंट भी हूं, नेचुरल पर्सन हाँ हूं भाई। ठीक है, नेचुरल पर्सन। तो क्या मैं 1 पर्सन कंपनी बना सकता हूँ? यस, आई एम एलिजिबल फॉर दैट, मैं बना सकता हूँ। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, क्लियर है जी। आगे चले। 1 पर्सन कंपनी के लिए एक पर्सन एक ही बार 1 पर्सन बना सकता है, ऐसा नहीं कि 2-2 4-4 बना ली मैंने। ठीक है, एक पर्सन है तो एक ही 1 पर्सन कंपनी बना पाएगा। हाँ, अगर वो बंद हो जाए तो फिर दूसरी बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टाइम पे एक टाइम पे हाँ एक ओनर, एक पर्सन जो है वो हाँ वही देखेगा, वो मेंबर रहेगा अकेला। ठीक है, क्लियर है? लेकिन इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन, अब देखने में ऐसा लग रहा है कि मजे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अकेला रहेगा, कंपनी में बन गई, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है बेटा। सुनो, कह रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम पेड अप कैपिटल होगी ना, शेयर कैपिटल, वो होगी 50 लाख। कितनी होगी बेटा? इससे ज्यादा? अगर इससे ज्यादा हो गई तो क्या करना पड़ेगा आपको? कन्वर्ट करना पड़ जाएगा किसमें? प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी या फिर 1 पर्सन कंपनी नहीं रहेगी। और एक और है, अगर आपका पिछले 3 सालों का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, पिछले 3 सालों का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है, तो आप 1 पर्सन कंपनी बना सकते हो। उससे कम मतलब 2 करोड़ या उससे कम है, ठीक है, तो 1 पर्सन कंपनी बना सकते हो। अगर 2 करोड़ से 1 रुपए भी क्रॉस हुआ तो आपको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा किसमें? प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी, मतलब 1 पर्सन कंपनी से आप बाहर हो जाएंगे। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया? 1 पर्सन कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए बनाई जा सकती है, चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बनाई जा सकती। ओपीसी जो है कैन नॉट फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस। क्लियर है या नहीं है? कन्वर्जन में पहले ही बता चुका हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है बेटा जी? ओके, 1 पर्सन कंपनी क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है रे। 1 पर्सन कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत, समझ में आया? ये पढ़ना जरूरी था, हाँ बहुत जरूरी था। मालिक सुनो, तुम एक अकाउंटेंट हो, अकाउंट्स मैनेजर हो, चलो अब तुम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो कंपनी की, कंपनी में तुम जॉब करते हो, ठीक है, और उस कंपनी की क्या तैयार कर रहे हो? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और तुमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सर 5 चीजें शामिल होती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ठीक है, और शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो अब आपने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट यार वो तो आती है ना भाई, तो बनाने बैठ गए। अब तुमने 3 दिन लगा दिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में, और बाद में पता चला ये तो 1 पर्सन कंपनी है जिसके अंदर तुम काम कर रहे हो, उसको बनानी नहीं है, मालिक आकर के तुम पे भड़क गया, भाई 3 दिन तक क्या करा? सर जी हम तो कैश फ्लो बना रहे थे। क्यों बना रहे थे भाई? वो सर जी हमने पढ़ा था 5 चीजें इंक्लूड होती है ना, तो कैश फ्लो बना रहे थे। अब भाई साहब वी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम दैट, हम एग्जम्प्ट हैं, हमें एग्जम्पशन मिली हुई है, हम 1 पर्सन कंपनी है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो तूने क्यों 3 दिन वेस्ट किए? बिल चढ़ाता ना बैठ करके 3 दिन। क्लियर है या नहीं है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए अगर कोई सोचना है तो पहले ये देखना है 1 पर्सन कंपनी है या नहीं। 1 पर्सन कंपनी है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया बेटा। वो शेयर होल्डर की रिपोर्ट्स हैं, उसके अंदर P&L है, बैलेंस शीट है, कैश अकाउंट है, कैश बुक है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, जान जाएंगे, कोई दिक्कत। सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन बनाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? फिर भी पता चलती है ना फाइनेंशियल, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ठीक है, क्लियर है जी। और दूसरा एजीएम बनाने की जरूरत नहीं है, एजीएम बुलाने की जरूरत
नहीं। एजीएम क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग, वो बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो। 1% कंपनी क्लियर है? आई थिंक अब आपको कंपनी क्या होती है, कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं, कंपनी कितने तरीके की होती है, और वो कौन कौन सी, मतलब उनका सेग्रीगेशन या बाइफर्केशन जो है वो क्या क्या कहलाता है, उनकी विशेषताएं क्या है, डिफरेंस प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में, 1% कंपनी क्या होती है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? बोलो। क्लियर है? यहां तक एक बार रिवाइज करेंगे सारे के सारे और फिर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी? क्लियर है बेटा?